नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है एंड सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए, सभी लोग ऑल गुड, ऑल परफेक्ट, ऑडियो एंड वीडियो ऑल ओके? चलिए भाई, सभी लोगों को रामम जी। आई एम फाइन सर, व्हाट अबाउट यू? आज तो सैटरडे है, आज तो छुट्टी है, आज एंजॉय करना है काफ़ी आप लोगों को, है ना? आज तो काफ़ी एंजॉयमेंट करना है सभी लोगों को। तो भाई सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को वेलकम करता हूँ आज के सेशन में। और आप ये सेशन कहीं भी देख रहे हो, ऐप पर देख रहे हो, यूट्यूब पर देख रहे हो, सभी लोगों को वेलकम है। नाउ इस सेशन को मैं क्यों लेके आया हूँ, उसके रीज़न समझिए। नॉर्मली ये जो सेशन होता है फिडाई का, ये आपके मॉडल ए का जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें दिया हुआ है। तो नॉर्मली मैं पेड में आप लोगों को इसको पढ़ाता हूँ, है ना? बट मैंने सोचा है कि एक काम करते हैं कि जो जितने भी रूल आपके दिए हैं, 8 रूल हैं फिडाई के ना, उनको हम एक क्लास में डिस्कस कर लें। ये रूल बेसिकली आपको, इस रूल से आपके एग्जाम में थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल दोनों आ सकता है। छोटा सा सेशन होगा और हम सारे रूल को बस एक गो थ्रू कर लेंगे। इसमें कुछ कुछ पॉइंटर हैं जो मैं पहले आपको कवर करा दूंगा, जिससे आपको समझना थोड़ा सा आसान होगा, और इसमें ज़्यादा कुछ वैसा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को मैं देता हूँ। फिडाई होती क्या है? बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है? इसका काम है कि जितना इजी जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजिशन होता है उसको आसान बनाना। कौन फॉरेन एक्सचेंज करेंगे, कौन करेंसी खरीदेंगे, कौन करेंसी बेचेंगे, दीज आर द पॉइंटर। और ये बहुत इसमें कॉमन है, और ये इसमें बहुत कॉमन है। अगर मैं कहूँ तो ये बना 58 में विद द आरबीआई अप्रूवल, और इसको हम लोग कहते हैं एसआरओ, यानी ये खुद से रूल रेगुलेट करता है। यह एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है टू रेगुलेट एंड स्टैंडर्डाइज, देखो लिखा भी है, फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग इन अवर कंट्री। ये इसका मेन उद्देश्य है। इरफू जी मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज को मतलब रेगुलेट करना, रूल बनाना उसके लिए, है ना? ऑथराइज डीलर को ऑथराइज करना, यानी आप लोगों के बैंक को ऑथराइज करना कि आप करेंसी खरीद सकते हैं कि बना सकते हैं, लाइसेंस देना। साथ में फॉरेक्स में पब्लिक डीलिंग कैसी होगी, फॉरेक्स ब्रोकर कैसा होंगे, आरबीआई, फिम्डा, फिक्स्ड डेरिवेटिव, आईबीए एंड अदर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, इन सब के साथ मिलके काम करना। इंडिया में एक नियम बड़ा प्यारा सा है। अगर आप ऑथराइज डीलर बनना चाहते हैं तो आपको फिडाई का मेंबर होना अनिवार्य। आप लोगों के बैंक में इसके एक बुकलेट भी आती है फिडाई का, अगर आप एग्जाम देना चाहेंगे तो, जो बस बैंकरों को आती है बैंक के ब्रांच में। और मस्ट फॉलो द डायरेक्शन एंड गाइडलाइन इशू बाय द फिडाई। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, टोटल इसके 8 रूल हैं, है ना? मैंने क्लास में भी आप लोगों को जैसे 1, 2, 3 एंड 4 बताया हुआ है। इसमें जो टॉप के 4 रूल हैं वो थोड़े काम के ज़्यादा हैं, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। बाकी लास्ट के जो 4 रूल हैं ये भी है। जैसे अगर हमें बिजनेस करना होगा तो बिजनेस का जो आवर होता है, जैसे इंडिया में 9 to 5 होती है, तो वो क्या होगा। हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उस एक्सपोर्ट के केस में क्या गाइडलाइन होती है, कौन सा रेट अप्लाई होगा, कौन सा रेट अप्लाई नहीं होगा। इंपोर्ट करते हैं तो क्या होगा, कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम डील कर सकते हैं। अगर मान लो फॉरेन एक्सचेंज को लेकर कोई आपस में कांटेक्ट हुआ है तो उसकी क्या गाइडलाइन होगी, ये फिटाई बनाती है। आप डिलीवरी कब कर सकते हैं, एक्सटेंशन, कैंसिलेशन की क्या गाइडलाइन है। बिजनेस इंटरमीडिएट अगर बीच में आते हैं तो उसकी क्या ऑब्लिगेशन हो सकती हैं, और इंटर बैंक पेमेंट और सेटलमेंट का कैसे इसमें रूल्स होगा। ये पूरा रूल है। अगर आपको इंडिया से बिजनेस करना है तो आपको इस रूल को फॉलो करना कंपलसरी है। अब यहां पर एक पॉइंटर है जो बार बार आएगा,
अगर मैं ऐसे लिखूं, एक एग्जाम्पल मैं पहले बता देता हूं कि $1 इक्वल टू लिखा हुआ है 71.4/15, यानी इसको हम लोग कहते हैं बाइंग और इसको हम लोग कहते हैं सेलिंग। अब जिन्होंने मुझसे मॉडल ए पहले से पढ़ा हुआ है उनको बहुत ये डिटेल में पता होगा कि बाइंग सेलिंग बेसिकली क्या होता है। अब कुछ बैंकर हो सकते हैं कि नए होंगे जो पहली बार इस सेशन को देख रहे होंगे, उनको मैं एक इनसाइट दे देता हूं। देखिए, जो ऑथराइज डीलर्स होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं ना, वो बेसिकली ये दो कोट होती है। मैं बैंक में गया और मैंने कहा कि मुझे डॉलर खरीदना है, तो बैंक अप्लाई करेगा सेलिंग रेट। मैंने कहा मुझे बैंक को डॉलर बेचना है, तो बैंक अप्लाई करेगा बाइंग रेट। तो हमेशा याद रखना, जो बाय होता है ना वो हमेशा लो होगा और जो सेल होगा वो हमेशा क्या होगा, हाई होगा। अब ऐसा क्यों होता है? अगर ऐसा ना होता तो बैंक को प्रॉफिट कहाँ से होता है? तो बैंक क्या करते हैं, करेंसी लो में खरीदते हैं और आपको हाई में बेच देते हैं। यही तो नियम होता है। एम आई राइट ईच एंड एवरीवन? अब एक चीज याद रखना हमेशा, जैसे मान लो मैं इंडिया में एक एक्सपोर्टर हूं, मैं इंडिया में एक एक्सपोर्टर हूं और आप यूएसए में एक इंपोर्टर हैं। तो मैं इंडिया में एक एक्सपोर्टर हूं और आप यूएसए में एक इंपोर्टर हो। यही होता है। अब मैंने एक ऑर्डर, मुझे अपना एक ऑर्डर दिया था, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने आपको एक बिल दिया। अब आप मुझे बताओ कि मैं जो बिल आपको दूंगा 1000 वो रुपीस में दूंगा कि डॉलर में दूंगा? बताइए टाइप करके। जो मैं आपको बिल दूंगा वो किस में दूंगा, डॉलर में कि रुपीस में? बताओ, टू ऑल ऑफ यू। एकदम बेसिक है। यानी बेसिकली मैं क्या दूंगा, तो मैं आपको दूंगा डॉलर में दूंगा। ठीक है, यानी मैंने आपको $1000 का एक बिल दे दिया। अब जो मैं ये आपको बिल दूंगा सर, वो बिल दूंगा किसके माध्यम से? तो भाई इंडिया में कोई ना कोई तो मेरा ऑथराइज डीलर होगा, यानी वो एक बैंक मान लेते हैं, बैंक होगा एसबीआई। तो मैं कहूंगा भाई ये बिल भेजो यूएसए में। यूएसए में एक बैंक होगा, मान लेते हैं जिसका नाम होगा एचएसबीसी, वो इंपोर्टर का बैंक होगा। तो ये बैंक क्या करेगा, हमारे पास इंडिया में पैसा हमको दे देगा। तो उसने हमको दिया इंडिया में $1000, हमारे एसबीआई के पास आ गया। अब क्या एसबीआई हमें डॉलर देगा एक्सपोर्टर को? नहीं, उसका काम ही है कि आप करेंसी को कन्वर्ट करें। तो वो क्या करेगा, वो करेंसी को कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करेगा किस में? वो कन्वर्ट करेगा रुपीस में और हमको दे देगा। एक बेसिक ऐसे बिजनेस होता है। अगर इंपोर्ट का बिल है तो हम क्या करेंगे, अपने बैंक को हम रुपीस देंगे और वो कन्वर्ट करके फॉरेन करेंसी फॉरेन कंट्री को पे कर देगा। ऐसे बिजनेस होता है ग्लोबल ट्रेड में। अब आपको बस याद रखना है, अगर मान लो मेरे पास कोई फॉरेन करेंसी आ रही है, नॉर्मल रूल क्या कहता है, तो डॉलर अगर आ रहा है और उसको हमको रुपीस में करना है कन्वर्ट, तो आपको याद रखना है, आपको हमेशा अप्लाई करना है कौन, विच इज कॉल्ड बाइंग रेट। इस पर मैंने बहुत डिटेल में चैप्टर नंबर 1 को पढ़ाया है। जिन्होंने नहीं देखा देख लीजिएगा जाके, बहुत सारे उसमें मैंने न्यूमेरिकल भी कराए हैं। अब अगर इंडिया से रुपीस जा रहा है और पेमेंट होगी डॉलर में, तो बैंक हमेशा क्या करेगा, हाई रेट अप्लाई करेगा, सेलिंग रेट अप्लाई करेगा। अब क्योंकि फिडाई का आप रूल पढ़ रहे हो, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए ना कि बाई और सेल क्या होता है। यहां तक किसी के मन में कोई डाउट? ठीक है, तो पैसा इंडिया में आएगा, मीन्स कॉमन सी बात है, किसी मीडियम से पैसा है, चाहे वो एक्सपोर्ट का पेमेंट हो, चाहे कोई मुझे डीडी पेमेंट किया, कुछ का भी हो, तो हमेशा बैंक अप्लाई करते हैं बाइंग रेट। और जब उनको पेमेंट करना होता है तो क्या करेंगे, अगर इंडिया से बाहर करेंसी जा रही है तो रुपीस टू डॉलर, दैट इज कॉल, उसे हम कहते हैं सेलिंग रेट। ये बेसिक है, इसको आपको हमेशा याद रखना होगा। मैंने इसी को इस चार्ट के माध्यम से भी बताया है चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, तो कहाँ कहाँ अगर जहाँ लिखेगा ना बाइंग सेलिंग, तो आप समझना आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा, इसलिए मैंने इसको फिडाई में बता दिया आपको। पैसा आ रहा है इंडिया में,
यानी बैंक के पास रिसीव हो रहा है फॉरेन करेंसी, तो बैंक अप्लाई क्या करेगा, बाइंग रेट। हाँ, मार्जिन वो माइनस होगा, वो तो बेसिकली हम होता है। अगर इंडिया से पेमेंट जा रही है, पैसा जा रहा है, यानी बैंक बेसिकली क्या करेगा, फॉरेन करेंसी पे करेगा। तो बैंक क्या करेगा, सेल करेगा फॉरेन करेंसी, तो बैंक अप्लाई करेगा क्या, विच इज कॉल्ड सेलिंग रेट। मार्जिन यहाँ क्या होती है, तो ऐड होती है। यानी ये आपको समझना जरूरी है खासकर फिडाई के रूल में, कि बाइंग क्या होती है और दूसरा सेलिंग क्या होती है ना, टू ईच एंड एवरी। अब आते हैं जरा रूल्स पर। रूल्स को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, हम एक एक करके पॉइंट को कवर कराएंगे। आई होप कुछ भी इसमें लगता है छूट नहीं रहा है, सब प्रॉपर विजुअल आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, रूल 1 क्या कहता है, रूल 1 वह कहता है कि ये क्या है रूल, आवर्स को लेकर, दैट इज कॉल्ड आवर ऑफ बिजनेस को। इंडिया में जो बेसिक रूल है, अगर आपको हम बात करते हैं, आप लोग में से बहुत ऐसे फॉरेन एक्सचेंज में काम करते होंगे, तो जो नॉर्मल मार्केट आवर है फॉरेन करेंसी और रुपीस का, ये हमने कितनी बार क्लास में भी बताया आप लोगों को, ये 9 AM से 5 PM चलता है डिफॉल्ट, ऑन ऑल वर्किंग डे। मतलब बात हो रही है मंडे टू फ्राइडे। रूल नंबर 1 कहता है कि मान लो अगर कोई भी कस्टमर या कोई भी अगर इंटरनल बैंकिंग ट्रांजैक्शन करता है, तो ये सारे वर्किंग डेज में होती है, बियॉन्ड नॉर्मल आवर ओनली फॉर क्रॉस करेंसी। क्या होगा, जैसे मान लो डॉलर और यूरो का रेट दिया हुआ है और यूरो और रुपीस का रेट दिया हुआ है। अब हमको खरीदना है डॉलर और रुपीस का रेट, हमको खरीदना है डॉलर रुपीस का, तो रेट अवेलेबल तो नहीं डायरेक्ट ना, तो हम करते हैं क्रॉस। अगर कोई क्रॉस रेट है तो उस केस में यानी कि जो नॉर्मल टाइमिंग है उसके ऊपर भी जा सकता है, ये रूल है। स्वाभाविक बात है, इंडिया में तो है 5, उसके बाद तो ऊपर जा सकता है, ठीक है। इसमें तीसरा रूल क्या कहता है कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं विथ पर्सन जो कि इंडिया के बाहर है, किसी भी फॉरेन ब्रांचेस के द्वारा, तो कैन बी डन बियॉन्ड नॉर्मल मार्केट, यानी कि जो टाइमिंग है उसके ऊपर भी जा सकते हैं। बट याद रखना, अगर कैश वैल्यू है, मतलब T+0 वाला, जिसका सेटलमेंट सेम डे में होता है, उस केस में याद रखना, बट कैश अगर हो गया तो उस केस में याद रखना कि ओनली अप टू 5 PM के बीच में ही होगा। यानी अगर मैं देश के बाहर किसी के साथ ट्रेड कर रहा हूं तो टाइमिंग ऊपर भी हो सकता है, लेकिन अगर कैश वैल्यू ट्रांजैक्शन हो रहा है जो कि जिसका सेटलमेंट होता है सेम डे में, याद होगा चैप्टर नंबर 1, कैश वैल्यू, टॉम यानी कि टुमारो, स्पॉट यानी कि T+2 डे, तो उस केस में क्या होगा कि जो इसकी टाइमिंग है वो अप टू 5 PM से ऊपर जा सकता है, लेकिन नॉर्मली याद रखना कैश वैल्यू है तो 5 PM के ऊपर नहीं जा सकता, ये लिमिट फिक्स हो गई। अब तीसरा क्या कहता है, 4th नंबर, फॉर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन। याद रखना, इंडिया में जो सैटरडे होता है, जो संडे होता है और हॉलिडे, ये बेसिकली एज पर बैंक पॉलिसी है, एज पर बैंक पॉलिसी है। और होता है क्या है कि कुछ ऐसे बैंक होते हैं कहते हैं कि मैं सैटरडे को ओपन कर दूंगा, संडे को ओपन कर दूंगा, है ना, तो कुछ केसेस में है, बट याद रखना उनकी जो लिमिट होती है उसको हम लोग कहते हैं नेट ओपन पोजीशन। व्हाट इज ओपन पोजीशन लिमिट, हम कितना बाय करते हैं, कितना सेल करते हैं, क्या पता हमने बाय किया 1000 करोड़, हमने सेल किया 2000 करोड़, है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं पोजीशनिंग लिमिट। ये ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है, तो ये बैंक पर डिपेंड करता है कि क्या उसकी बैंक की पॉलिसी अलाउ करती है। ऐसा क्वेश्चन मेंशन होगा कि सैटरडे संडे को हम डील करते हैं। इंडिया में नॉर्मली हम सैटरडे को कंसीडर नहीं करते हैं वर्किंग डे, ये हम सभी लोगों को पता है, बट अगर ऊपर की कंडीशन एक्सेप्ट मेंशन एवं तो हम कर सकते हैं। अब आप फिडाई कहती है कि जब भी आप कोई डील करते हैं, और आपने कहा कि डील की आपने इंडिया से फॉरेन कंट्री में, तो अगर हॉलिडे है और आप जानते हैं कि अगस्त में हॉलिडे है रक्षाबंधन की, तो आप उसको बताओ पहले से ही, एटलीस्ट कम से कम 3 days पहले
अब अचानक अगर आपने अचानक पहले बता दिया तो हम काउंट नहीं करेंगे। और एक होती है छुट्टी, इसको हम लोग कहते हैं अनोन हॉलीडे, जो ना हमको पता है ना आपको पता है, इसे कहते हैं अनोन हॉलीडे, यानी कि सडनली छुट्टी हो गई, डिक्लेयर हॉलीडे। ये आपका रूल नंबर 1 है जो कि बिजनेस आवर से रिलेटेड है। अब आते हैं दूसरा। फिडाई कहती है कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अगर उसमें कोई फॉरेन एक्सचेंज आती है तो उसका रूल क्या होगा। अब यहां पर अगर आपने मॉडल पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा चीजें आसान होंगी। याद करिए प्री शिपमेंट, याद करिए पोस्ट शिपमेंट, याद करिए एनटीपी। याद आ रहा है सभी लोगों को? तो कहता है कि अगर कोई बिल परचेस किया गया है, अगर कोई बिल डिस्काउंट किया गया है, जैसे मैं एक एक्सपोर्टर हूं और मैंने कहा कि मेरे बिल पर आप मुझे फिनांस कर दीजिए, तो भाई अगर मेरा बिल तैयार है, मैंने सामान डिस्पैच कर दिया, तो गारंटी मुझे इम्पोर्टर तो पैसा देगी ना। तो ये बहुत कॉमन है इंटरनेशनल ट्रेड में कि जहां पर भी एक्सपोर्टर होगा उस कंट्री में जो भी बैंक होंगे, चाहे उस बैंक को हम कहते हैं नेगोशिएट बैंक, नॉमिनेट बैंक या कोई बैंक मान लीजिए, वो आपके बिल पर आपको फिनांस कर देगा। ये बहुत ही कॉमन सा है ना। तो इसे याद रखना, हमने पीछे भी बता दिया, इसे हम अप्लाई करेंगे क्या। नॉर्मली एक्सपोर्ट में हमेशा क्या होता है, बिल बाइंग रेट ही होता है। जनवरी में आपने एक्सपोर्ट किया और पेमेंट आपको मिल रही है जुलाई में, 6 महीने के बाद, तो क्या 6 महीने तक अपना पेमेंट आप रोके रहेंगे? यू एक्सपोर्टर डील नहीं लेंगे, दूसरा ऑर्डर नहीं लेंगे, तो आप क्या करते हैं, आप उस बिल के बिहाफ पर अपने बैंक से पैसा ले लेते हैं, उसे कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ठीक है, तो वो हमेशा किस पर होगा, मैंने पीछे ही बता दिया, इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है तो पैसा आ रहा है, तो हमेशा क्या होगा, दैट इज कॉल्ड बिल बाइंग रेट होगा। दिनेश कुमार जी बताइए क्या हो गया, बताइए जी। हूं सर, बताइए एनीथिंग एल्स, आप कुछ पूछ रहे हो क्या, बताओ। हम्म, कोई डाउट सर बताइए, चलूं आगे, चलिए। अब दूसरा क्या कहता है, एनटीपी याद है आप लोगों को, इंडिया से मैंने एक्सपोर्ट किया, एक मिनट देना, क्या हो रहा है, इंडिया से मैंने एक्सपोर्ट किया, इंडिया से मैंने एक्सपोर्ट किया और सामान जो है वो पहुंचने में लगेगा मुझे ऑन एवरेज, मुझे जो पेमेंट मिलेगी वो मिलेगी मुझे, उसको लगेगा मुझे 25 डेज। उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं एनटीपी, यानी इंडिया से सामान गया और यूएसए में पहुंच गया, अब यूएसए में जो होगा हम वो हमें पेमेंट कर देंगे, इसे कहते हैं हम लोग एनटीपी। तो याद रखना, जो नॉर्मल टाइम होती है वो होती है 25 डे, अगर मान लो सामान पहुंचे और पैसा हमको दे दीजिए, दैट इज कॉल्ड साइट बिल। लेकिन अगर पेमेंट रुपीज में है तो क्या होता है, वो डेज होता है क्या, 20 डेज। ये बहुत बार आता है डिफॉल्ट न्यूमेरिकल में। अब जरा समझिएगा, मैं एक एक्सपोर्टर हूं और मैंने अपने बैंक से कहा कि मैंने सामान भेज दिया है और ये बिल है, आप इस बिल के बिहाफ पे मुझे फिनांस कर दीजिए। तो फिनांस दो तरीके से होती है, या तो प्री शिपमेंट होगा या तो पोस्ट शिपमेंट होगा। तो कहते हैं अगर मान लो कोई पोस्ट शिपमेंट फिनांस है तो जो इंडिया में गाइडलाइन होगी, इंडिया में उसी रेट पर हमको आपको रेट ऑफ ऑफर करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, जरा समझिए, आपने जुलाई में एक्सपोर्ट किया और आपको उम्मीद है कि आपका जो ड्यू डेट है वो नवंबर है। अब जरा समझिए, यानी आपने क्या किया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी आपने 5 महीने के लिए बैंक से उधार मांगा, यानी एसबीआई ने आपको 5 महीने के लिए चार्ज काटा कि ठीक है आप मुझे 5 महीने के लिए सपोज 10% के रेट से उधार दे दीजिए, हम आपको चार्ज करेंगे। मैं एक्सपोर्टर हूं, मैंने बैंक को कहा कि भाई ये लो बिल और मुझे उधार दीजिए 5 महीने के लिए।
5 महीने नवंबर में इम्पोर्टर पैसा आपको देगा तो ये आप काट लेना। बट क्या पता पार्टी ने ये हमको पेमेंट कर दिया अक्टूबर में ही, इसको कहते हैं अर्ली रियलाइजेशन। अब मुझे बताइए, आपसे मैंने उधार लिया था 5 महीने के लिए कि पार्टी पैसा देगी नवंबर में और पार्टी ने पैसा दे दिया अक्टूबर में ही, तो जो हमसे ज्यादा ब्याज लियो एज ए बैंक हमको रिटर्न करो। तो वही कह रहा है, अगर कोई अर्ली रियलाइजेशन होगा एक्सपोर्ट बिल, तो जो भी इंटरेस्ट आपको मैंने पे किया एक्स्ट्रा 1 महीने का वो मुझे रिटर्न करिए। तो इंटरेस्ट फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड, ये एक्सपोर्टर को क्या होगा, रिफंड होगा। इसमें ना कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं बुक्स की लैंग्वेज, ये मैंने आपको आसान लैंग्वेज में समझाया। जब भी कोई बिल अंडर एलसी होगा या कोई उसमें अगर मेंशन होगा कि एलसी में पेमेंट आपको फॉरेन कंट्री में कोई बैंक करेगा, जिसको हम लोग कहते हैं रिम्बर्समेंट बैंक। मैं इशू बैंक हूं, मैं इंडिया में हूं, मैंने एक एलसी जारी किया, उसमें मेंशन कर दिया था कि इसका पेमेंट जो होगा वो मेरी पार्टी करेगी, विच इज कॉल्ड रिम्बर्समेंट बैंक, जो होगी फॉरेन कंट्री में। तो अगर कोई क्लेम किया है रिम्बर्समेंट, तो याद रखना वो क्लेम याद नहीं की विद इन 5 डेज में पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है। नॉन पेमेंट ऑन ड्यू डेट, अब नवंबर में करना था पेमेंट और नहीं किया गया, नवंबर में पेमेंट नहीं किया गया, नवंबर में पेमेंट नहीं किया गया, तो अगर कोई नॉन पेमेंट है, अगर कोई नॉन पेमेंट है ड्यू डेट में, तो याद रखना तुरंत बैंक क्या करता है, उसको करेगा कैंसलाइजेशन। बैंक को मतलब नहीं है, नवंबर में बोर्डो को पैसा देना था, मेरा बैंक ने क्या किया, नहीं दिया, बट मेरा बैंक आपको पैसा दे देगा। यानी एसबीआई ने कहा कि भाई पेमेंट आने वाली थी अमेरिका से, नवंबर में नहीं आई, तो एसबीआई पैसा दे देगा, किसको, एक्सपोर्टर को पैसा दे देगा, उसका ये काम है। तो इसे हम लोग कहते हैं कैंसलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी लायबिलिटी। तो इस केस में याद रखना उल्टा हो जाएगा, यानी कि जैसे ही मान लो कोई भी पेमेंट टाइम पर नहीं आई, अब बैंक तो आपको पैसा देगा ही देगा, उस केस में ये सीधे उल्टा होगा, एंड दैट इज कॉल्ड, उसे हम कहेंगे बिल सेलिंग रेट। ये एज पर बैंक पॉलिसी होगी, ये पहले से एक्सपोर्टर को बता दिया जाता है नॉर्मली। बाकी अगर कोई रियलाइजेशन मतलब क्या होता है याद नहीं की, व्हाट इज रियलाइजेशन, कि भाई मैं पेमेंट कर रहा हूं, मैं पेमेंट रिसीव कर रहा हूं, तो ये हमेशा क्या होगा, टीटी बैंक पर होगा। अगर कोई बिल डिसऑनर हो गया, यानी पार्टी ने पैसा नहीं दिया, जैसे नहीं चेक डिसऑनर हो जाता है, पैसे नहीं था उनके अकाउंट में, उस केस में याद रखना उल्टा होगा, टीटी सेलिंग रेट होगा, और जितना डिसऑनर हुआ है जितने दिनों के लिए आपने पेमेंट नहीं दिया है, आपको देना था नवंबर में, आपने दिया जनवरी में, तो जितना डिले होगा उतना हम चार्ज भी लेंगे। चार्ज कौन लेगा, बैंक लेगा, और किसको देगा, एक्सपोर्टर को। और अगर कोई एक्सपोर्ट बिल कलेक्शन बेसिस पे, तो सिंपली क्या होगा, टीटी बाइंग रेट होगा। तिवारी जी ने कहा कि तीसरे चौथे में डाउट है। मैडम मुझे बताओ तिवारी जी कि थर्ड और फोर्थ में क्या डाउट है, बताइए, क्या नहीं समझ में आया आपको, बताइए तिवारी जी। तीसरा सिंपल ये कह रहा है कि मान लो राजीव सर एक्सपोर्टर है, राजीव सर एक्सपोर्टर है, और मैंने एक्सपोर्ट कर दिया अमेरिका में, अब वो कह रहे हैं कि पैसा हमको देंगे नवंबर में, तो क्या अभी जुलाई चल रहा है, क्या मैं 5 मई तक कोई बिजनेस ना करूं, क्या मैं कोई ऑर्डर ना लूं, उस केस में क्या होगा, मैं उधार तो लूंगा ना, तो जो मेरा बैंक होगा वो हमको पैसा दे देगा मेरे बिल के बिहाफ पर, उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। अगर आपने चैप्टर नंबर 3, 4 पढ़ा होगा मेरे साथ मॉडल ए में, तो डाउट होना नहीं चाहिए, दैट इज कॉल्ड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। तो अगर कोई पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस है तो वो कोई हमसे चार्ज लेगा ना, 5%, 10%, 8%, वो लिखा है 3 नंबर में। और अगर पार्टी ने पहले ही पैसा दे दिया हमको, इंपोर्टर ने देना था उसको नवंबर में, तो बैंक ने हमको 5 महीने के लिए उधार दिया था, उसने हमको अक्टूबर में ही पैसा दे दिया, तो हमने जो बैंक को एक्स्ट्रा पैसा पे किया है बिल के बिहाफ पे, वो हमको रिटर्न करेंगे ना कि नहीं रिटर्न करेंगे। वही कह रहा है फोर्थ नंबर कि अगर कोई बिल पहले ही रियलाइज हो गया, तो जो भी पैसा आपने ज्यादा हमसे लिया है, इंटरेस्ट लिया है, वो हमको रिटर्न कर दीजिए, किसको, एक्सपोर्टर को। क्लियर है? ठीक है, अच्छा मुझे इसमें टाइप करो, मुझे बताओ
इसमें ऐसे कितने बैंकर हैं जिन्होंने मॉडल ए मुझसे कंप्लीट कर लिया? प्लीज टाइप करो, मैं देखना चाह रहा हूं। जिन्होंने मॉडल ए मेरे साथ ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, बताइए, प्लीज कमेंट करो कंप्लीट और लिखो नॉट कंप्लीट, मुझे अगर पता तो चले कितने ऐसे हैं जो कंप्लीट कर लिए हैं। प्लीज लिखो कंप्लीट और नॉट कंप्लीट, वो मुझे एक इनसाइट देगा। मुझे लग ही रहा था। देखो, जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया उनको डाउट हो सकता है, वही मैं कह रहा हूं कि जिसने मॉडल हमारे साथ कंप्लीट कर लिया, क्योंकि उसने पढ़ लिया है एलसी क्या होता है, उसने पूरे एलसी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिटेल में पढ़ा हुआ है, उसने इसी भी अच्छे से पढ़ा हो, तो उसको डाउट नहीं होगा, है ना? यही मुझे लग रहा है, याद है, ठीक है, यही मुझे लग रहा है टू ऑल ऑफ यू। चलिए, बाकी जिन्होंने किया होगा उसको डाउट कभी हो ही नहीं सकता, ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ। अब आते हैं हम सी गुप्ता सर के पॉइंट पे। गुप्ता जी ने पूछा कि 5 में क्या डाउट है, 5 में क्या डाउट है मुझे बताइए गुप्ता जी। 5 कहता है सिंपल, होता है क्या है कि जैसे मैं इंडिया में हूं, तो इसमें ना एक्चुअली फेडाई में ना एलसी के भी तो रूल होंगे। जब भी कोई एलसी का कॉन्सेप्ट होगा वहां भी तो फॉरेन करेंसी चेंज होती है। तो याद रखना, अगर आपने एलसी पढ़ा है मेरे साथ, उसमें एक होता है बेनिफिशियरी एक्सपोर्टर, उसमें होता है आपका अप्लीकेंट विच इज कॉल्ड इंपोर्टर। तो अगर इंडिया से कोई एलसी जारी की गई है कि आप मुझे पेमेंट करिएगा फॉरेन कंट्री में, जारी किया गया एलसी, हमने जारी किया इंडिया से, ये पहुंचा बेनिफिशियरी के पास, तो अगर उसमें ये मेंशन होगा कि जो एलसी है इसका पेमेंट मेरा बैंक करेगा, जिसे हम कहते हैं क्या, रिम्बर्समेंट बैंक, वही ये कह रहा है। तो अगर कोई क्लेम होता है तो वो क्लेम 5 डेज में हो जाना चाहिए। क्लियर गुप्ता जी? और छठा क्या कहता है, अगर मान लो, इसको मैं आपको ऐसे करा देता हूं, मैं इंडिया में हूं, मैं कहां हूं, इंडिया में हूं, और इंडिया में एक्सपोर्टर हूं, और जो यूएसए है वो कहां पर है, वहां पर इंपोर्टर है। अब इनका अकाउंट कहां पर है, एसबीआई में, और इनका अकाउंट कहां पर है, एचएसबीसी में है। अब जरा समझिएगा, इंपोर्टर कौन होता है, जो सामान खरीदता है साहब। तो उसने क्या किया, एक एलसी इशू किया, किसको, फॉरेन कंट्री में, विच इज कॉल्ड एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट। वो इशू कौन करता है, उनका एक बैंक जारी करेगा, जो इशू बैंक होगा उसने जारी किया होगा, इसको इशू किया गया। अब जो इशू किया गया तो इशू बैंक ने इसको जारी किया, इसमें मेंशन था पहले से कि भाई इस एलसी का जो पेमेंट होगा वो कौन करेगा, आप ही की कंट्री में एक बैंक होगा जिसको मैं पहले से ही बता दूंगा, उसे मैं कहता हूं रिमर्समेंट बैंक, वो आपको पेमेंट करेगा। यानी कि जब एलसी फॉरेन कंट्री में चली गई, वहां पर जब क्लेम करेंगे आप, तो जैसे ही क्लेम किया पार्टी ने, तो विद इन 5 डेज में आपको पेमेंट हो जाना चाहिए। ये फडई का रूल है सर, ये फडई का रूल है, ये फडई का रूल है। वही ये कह रहा है, वही ये कह रहा है कि अगर मान लो कोई बिल रिमोशन क्लेम होता है तो वो 5 डेज में हो जाना चाहिए। और छठा क्या कह रहा है, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यू डेट, यानी कि नवंबर में पैसा देने वाला था इंपोर्टर, उसने नहीं दिया, उसने नहीं दिया, तो नियम ये कहता है कि जो बैंक होगा ना वो पेमेंट कर देगा आपको, बैंक का काम पेमेंट आपको करना।
तो बैंक क्या करेगा, सीधे जो भी उसकी लायबिलिटी होगी फॉरेन करेंसी की, जितना आपको कन्वर्ट करके आपके अकाउंट में डालना होगा वो डाल देगा। उस केस में अपोजिट बैंक चार्ज करेगा क्योंकि उसको महंगा पड़ रहा है, उसे वो अप्लाई करेगा क्या, बैंक सेलिंग रेट। क्योंकि हमें सभी को पता है कि जब भी पैसा डॉलर एक्सपोर्ट कुछ भी होगा, अगर इंडिया में पैसा आएगा तो बैंक अप्लाई कौन सा रेट करेगा, विच इज कॉल्ड बैंक रेट अप्लाई करेगा। अंडरस्टूड सर? गुप्ता जी बताइए। ठीक है, एक बार नहीं 10 बार पूछे, मैं 10 बार बताऊंगा। जब तक पूरा नहीं होगा मैं छोड़ता नहीं हूं, ठीक है। यानी कि रूल नंबर 1 और 2 माइंड में चला गया होगा सभी लोगों को, इसमें कहीं को डाउट होना किसी को नहीं है। मैं ये क्यों ऐसा कह रहा हूं, जरा मैं आपको दिखा देता हूं टू ऑल ऑफ यू। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यस, ऑलवेज भी, क्योंकि आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया चौहान जी, तो मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली क्या करूंगा, चुपचाप मार्केट से फॉरेन करेंसी खरीदूंगा और आपको दे दूंगा। ये देखिए, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए मैं दिखा देता हूं। ये देखिए, एलसी में केस ऐसे काम करता है। ये एलसी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 में। ये देखिए जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये आपका अप्लीकेंट होता है जो एलसी जारी कर रहा है। यहां भी फडाई का रूल आ जाता है कि मान लो अगर किसी कारण से, देखो जैसे ही बेनिफिशियरी का काम किया है, इसका काम किया है सीधे पेमेंट करना, आपको इसको पैसा चाहिए, तो अगर मान लो सब कुछ ठीक रहा तो इस बेनिफिशियरी को जो क्लेम करेगा, यहां का कोई भी बैंक क्लेम करेगा, उस बैंक का नाम कौन होता है, याद करिए। ऐसे तो काम करता है, याद आ रहा है सभी लोगों को। तो अगर इसने क्लेम किया तो नियम क्या कहता है, इशू बैंक कहता है ठीक है हम पेमेंट तो आपको दे देंगे, बट पेमेंट जो आपको हम देंगे वो तुरंत नहीं, हम नहीं देंगे। आप ही की कंट्री में एक बैंक है जिसका नाम है रिम्बर्समेंट बैंक, वो आपको कर देगा पेमेंट। अगर आपको याद होगा सभी लोगों को, होता क्या है, एक बार फिर दोबारा रिकॉल करा दे रहा हूं सभी लोगों को। एक बेसिकली इंडिया में ट्रस्ट नहीं है, वर्ल्ड में ट्रस्ट नहीं होता है। अब इंडिया में एक अप्लीकेंट है, इंडिया में, एक मिनट देना, इसको हटा देता हूं। पढ़ाई में ना सारे रूल है, इसलिए मैं मॉडल ए पूरा होने के बाद इसको करा रहा था कि जिसने मॉडल ए पूरा कर लिया होगा ना उसको सारे समझ में आ जाएंगे, बट तब भी मैं करा दे रहा हूं, डू नॉट वरी। ये साहब अप्लीकेंट हैं, ये जो साहब हैं वो अप्लीकेंट हैं। इन्होंने मांगा उनसे कुछ उधार, सामान, ऑर्डर। अब ये है यूएसए में, और ये जो अप्लीकेंट है भाई साहब जिनको कहते हैं हम बायर और इंपोर्टर, ये कहां पर है, ये इंडिया में है। तो हमको ऐसे भी ट्रम्प साहब पे भरोसा नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि भरोसा नहीं करेंगे आपको, हम कैसे सामान भेजें आपकी कंट्री में। तो हमने कहा एक काम करते हैं, हमारे देश में एक बैंक है जिसको हम लोग कहते हैं ओपनिंग बैंक। मैंने उसको कहा एक काम करिए, आप पैसा मत दो बट पैसा देने की गारंटी दे दीजिए। तो एक बैंक ने, इन्होंने इशू किया एलसी, उस पर लिख दिया कि भाई ये एलसी जो है वो 1000 करोड़ की है ना। अब इस बैंक को कहते हैं एसबीआई। अब इनको तो सब जानते होंगे, इनको तो सब जानते हैं ना। तो जैसे ये एलसी आगे पहुंची फॉरेन कंट्री में, वहां एक बैंक होता है जिसका काम क्या है कि भाई चेक करो कि जो एलसी पे लिखा हुआ है सारी चीजें ना,
है ना। मैं करा दे रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा पॉइंट को मैं करा दे रहा हूँ कि यार जो फॉरेन कंट्री में जो एडवाइजिंग बैंक है उसका काम क्या है कि इस एलसी को चेक करना है कि एलसी कैसी है, क्या एलसी सही से इशू किया गया है, क्योंकि भरोसा ही तो है, इस भरोसे पे तो सामान भेज देंगे इंडिया में हम। इसने चेक किया और कहा नहीं एलसी अच्छी है। जैसे ही एलसी पहुंची फॉरेन कंट्री में सर, जैसे ही पहुंची फॉरेन कंट्री में, अब इनका काम क्या है, इनका काम क्या है, सामान डिस्पैच करिए क्योंकि आपको गारंटी तो मिल गई। इन्होंने सामान डिस्पैच कर दिया, लो सामान इंडिया में आएगा। ऐसे सामान इंडिया में आएगा, गुजरात बंदरगाह पे पहुंच जाएगा, वहां रुका रहेगा। अब इस बेनिफिशियरी ने क्या किया, जो एक्सपोर्टर है, इसको हम एक्सपोर्टर भी कहते हैं, सेलर भी कहते हैं, बेनिफिशियरी भी कहते हैं। इन्होंने क्या किया, जो सामान का बिल था उस बिल के बदले अपनी कंट्री में एक बैंक होते हैं, या तो हम वेट करते रहे कि सामान इंडिया में पहुंचे और फिर पैसा हमको पार्टी दे, हम उतना वेट नहीं करेंगे ना। तो हमने अपनी कंट्री में क्या किया, जो मेरी कंट्री में एक्सपोर्टर की कंट्री में बैंक थे ना, मैंने उनको कहा भाई देखो ये लो बिल है इस सामान का जो मैंने डिस्पैच किया है, बिल ऑफ लेडिंग, मुझे फिनांस कर दो। और इसी को कहते हैं पोस्ट शिपमेंट फिनांस। ठीक है, इसने कहा लो खुश रहिए जाइए, हमको तो मेरा बिल मिल गया और सब खेल तो इसी बिल का है, जिसके पास बिल होगा उसी को पैसा मिलेगा। और जैसे ही पहुंचा कि भाई सामान पहुंच गया है गुजरात के बंदरगाह पे, तुरंत मैंने क्या किया, वो बिल भेजा इंडिया में। किसको भेजा, मैंने भेजा ओपनिंग बैंक के पास भेजा कि भाई पता करो गुजरात में सामान पहुंच चुका है। अब जैसे ही ओपनिंग बैंक के पास आया तो ये डॉक्यूमेंट पहुंचा किसके, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट के कस्टम वाले सामान देंगे ही नहीं एप्लीकेंट को, इंपोर्टर को इंडिया में। तो इन्होंने डॉक्यूमेंट दिया, तुरंत इंपोर्टर ने क्या किया, अपना पैसा पेमेंट कर दिया, किसको, ओपनिंग बैंक को। अब मैं अपना मार्जिन काट लूंगा जो मेरा कमीशन है, और साथ में मैं कर दूंगा आपको पेमेंट कर दूंगा, यहाँ पेमेंट आ गया। ऐसे काम होता है एलसी। तो यहाँ पे तो रूल आ गया ना फेडाई का। अब इसमें एक पॉइंट याद रखना, मैंने कहा था फिर दोबारा याद करा दे रहा हूं, जितने भी बैंक होंगे वो सारे फॉरेन कंट्री में होंगे, सिर्फ एक बैंक होगा जो हमारी कंट्री में होगा, हमारे मतलब जहां से इंपोर्ट हुआ है उसे कहेंगे ओपनिंग बैंक। अब अगर मान लो धोखा दे दे एसबीआई, तो पैसा कौन देगा, बेनिफिशियरी को। उस केस में एक और बैंक होता है जिसको हम लोग कहते हैं कन्फर्मिंग बैंक, ये भी फॉरेन कंट्री में ही होगा, ये गारंटी लेता है किसका, इशू बैंक का। तो जैसे ही देखो अभी यहां पेमेंट किया ना ओपनिंग बैंक ने, तो यहां पर कभी कभी क्या होता है कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा, फॉरेन कंट्री में एक बैंक होगा जिसका नाम है रिम्बर्समेंट बैंक, उसको मैं कहूंगा भाई देखो जरा पैसा दे दो, किसको, फॉरेन कंट्री में नॉमिनेट बैंक को। वही फडाई का रूल है कि अगर कोई फॉरेन बैंक ने क्लेम किया तो भाई आपका काम है 5 डेज में पेमेंट कर देना, किसको, जिसको हम लोग कहते हैं नॉमिनेट बैंक। ठीक है, ओके। नॉमिनेट का काम सिर्फ एक है, ये एक्सपोर्टर का बैंक होता है फॉरेन कंट्री में, जिनके साथ एक्सपोर्टर डील करता है। ठीक है, चलो ये आया था इसलिए मैंने इसको बता दिया, बाकी ये एलसी में आप पढ़ोगे। ठीक है, चलिए हम लोगों ने रूल नंबर 1 को भी पढ़ लिया, रूल नंबर 2 को पढ़ लिया, बहुत डिटेल में पढ़ लिया, जो मेजर ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी छोटे छोटे रूल्स हैं। चलिए अब आते हैं रूल नंबर 3 को लेकर, ये बहुत आसान है। ये क्या कह रहा है कि इंपोर्ट को रेकल क्या रूल होगा, ये कहता है सिंपल, हमने पीछे पढ़ा ना कि जब भी पैसा आएगा फॉरेन करेंसी आएगी, अप्लाई क्या होगा, विच इज कॉल, अप्लाई होगा, सेलिंग रेट अप्लाई होगा, बाइंग रेट अप्लाई होगा, और जा रहा है तो क्या अप्लाई करेंगे, सेलिंग रेट अप्लाई करेंगे। बस यहां पे है अप्लीकेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, क्या अप्लाई होगा, बिल सेलिंग रेट अप्लाई होगा, बहुत आसान है। अप्लीकेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बिल, अगर मान लो कोई बिल भेजा गया है नेगोशिएशन के लिए अंडर एलसी, तो बेसिकली अगर इंडिया का बैंक है तो जो इंडिया के रेट्स होते हैं ना वही अप्लाई किया जाता है, कोई नया रेट अप्लाई नहीं होगा। एक चीज याद रखिएगा, जब भी कहीं लिखा हो कैशलाइजेशन का मतलब क्या होता है जरा समझ लीजिए। मैं एक बैंक हूं, मैं एक बैंक हूं और मेरे पास कोई फॉरेन करेंसी की लाइबिलिटी है, या तो मुझे पेमेंट करनी है डॉलर टू रुपीज में, और या तो मुझे पेमेंट करनी है रुपीज टू डॉलर में। यानी मेरे पास अगर कोई भी फॉरेन करेंसी की लाइबिलिटी है,
या तो मुझे पेमेंट करनी होगी रुपीज में, या तो मुझे पेमेंट करनी होगी फॉरेन करेंसी में। तो याद रखना है कि इंपोर्ट का बिल होगा तो क्या होगा, अभी पीछे हमने पढ़ाया है। अगर कोई भी इंपोर्ट का बिल है जो अनपेड किया गया, टाइम पर पे नहीं किया गया, तो बैंक क्या अप्लाई करेगा, विच इज कॉल्ड बिल सिग्नेचर अप्लाई करेगा। ठीक है, 1, 2 एंड 3 क्लियर। चलिए अब आते हैं 4। 4 भी बहुत आसान है। 4 ये कहता है कि भाई जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे एलसी हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, पोस्ट पेमेंट फाइनेंस हो, उसमें रेट्स क्या क्या लगेंगे उनको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहां थोड़ा सा मैं अपने आप को छोटा कर लूं। यहां मैं थोड़ा सा अपने आप को छोटा कर लेता हूं। ठीक है, ये अब समझिए, अगर कोई भी इंडिया में पैसा आया है, इनवर्ड रेमिटेंस आई है, जरा समझना, फॉरेन एक्सचेंज मस्ट बी सरेंडर टू बैंक विद इन 7 कैलेंडर डे में। अगर कोई भी रेमिटेंस आपके पास फॉरेन करेंसी से, फॉरेन कंट्री से इंडिया में आ रही है, तो भाई 1 वीक के अंदर में वो पैसा दे दीजिए किसको, ऑथराइज डीलर को, क्योंकि तभी तो रुपीज में करके आपको देगा कन्वर्ट। भाई मैं इंडिया में हूं, मेरे पास यूरो आ गई, भाई मेरे पास यूरो आ गया, क्या इस यूरो का आप कहीं पे कुछ खर्च कर पाओगे इंडिया में? नहीं। तो फिडाई का रूल क्या आता है, यूरो आया, जाइए बैंक में 1 वीक के अंदर में, करिए इसको सरेंडर, कन्वर्ट कराइए रुपीज में एंड काम करिए। दूसरा, हर बैंक के पास एक अपनी खुद एक पॉलिसी होती है, इंटरनल बैंक पॉलिसी, कि हमें रुपीज में कैसे करना है कन्वर्जन। तो जब भी वो रुपीज में करते हैं कन्वर्जन, तो नॉर्मली याद रखिएगा एक कोड होता है, याद करिए, स्विफ्ट कोड कहते हैं उसको, MT0103। ये है आपका पेमेंट को लेकर। ठीक है, नॉर्मली जो एक्सचेंज रेट होता है वो क्या होगा, टीटी बाइंग रेट हो। टीटी मतलब क्या होता है, टेलीग्राफ ट्रांसफर। पैसा आ रहा है बाइंग, पैसा जा रहा है सेलिंग, काम खत्म। पैसा आ रहा है लेकिन 2 महीने के बाद पैसा आएगा, जब भी हो याद रखिएगा पैसा आएगा फ्यूचर में, उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड रेट। क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड रेट। ठीक है, अगर कोई कंपनसेशन दिया जाना है, कोई डिले पेमेंट हो गया, यानी आपको पेमेंट करनी थी, कुछ डिले कर दिया आपने, 4 दिन 5 दिन 6 दिन वटेवर, तो याद रखना विद इन 2 डेज के अंदर में आपके नोस्टो अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट हो जाना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, देखते हैं किसको याद है। एसबीआई ने ओपन कराया एक अकाउंट एचएसबीसी बैंक में, बताइए इसे क्या कहेंगे, नोस्टो या वोस्टो? बताइए इसे क्या कहेंगे, नोस्टो या वोस्टो? अगर एसबीआई ने ओपन किया अकाउंट फॉरेन बैंक में, दिस इज कॉल्ड नोस्टो और वोस्टो। इरफू जी कैसे मिस्टेक कर दिए, माई अकाउंट विथ यू, एसबीआई टू एचएसबीसी, एसबीआई टू एचएसबीसी, यानी कि माई अकाउंट विथ यू, ये हमेशा क्या होगा, इट इज कॉल्ड नोस्टो अकाउंट। योर अकाउंट इथ विथ अस, तब क्या होता, इट इज कॉल्ड वोस्टो अकाउंट। ये तो आपने जैब में भी पढ़ा होगा। ठीक है, नाउ इसी में कह रहा है कि मान लो अगर किसी कारण से यू आर इंपोर्टर, ठीक है, आपको पेमेंट करनी थी, डिले कर दी है, तो डिले जो हुआ, डिले का कंपनसेशन वो मेरे इस अकाउंट में, नोस्टो अकाउंट में विद इन 2 डेज में आ जाना चाहिए। और जब भी डिले होगा पेमेंट, याद रखना, तो हर एक बैंक का एक रेट होता है, चार्ज लेते हैं। तो कहते हैं कि भाई जो भी आपके बैंक में सेविंग अकाउंट रेट होगा ना, जैसे 2%, 3%, जो भी चल रहा होगा, उसमें 2% और ऐड कर दीजिए, उतना मिलेंगे आपसे डिले का पेमेंट का चार्ज। ठीक है, जितना डिले करोगे, बैंक ना बड़ा तेज होता है, वो कोई भी मौका छोड़ता नहीं है, वो कहता है पैसा लो हमसे, बट डिले हो गया, कंपनसेशन हो गया, वो सब कुछ चार्ज आपसे मांगेगा। बैंक मस्ट ऑल्सो कंपनसेट फॉर एडवर्स एक्सचेंज रेट मूवमेंट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो मैं एक एक्सपोर्टर हूं सर,
वो डील करनी पड़ती है, ऐसे नहीं होता है। और आप इम्पोर्टर हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई $1000 मेरे पास आने वाला था और आज का रेट जो है $1 इक्वल टू 90 का है, क्या पता कल ये 85 रुपीज का हो जाए, तो मुझे तो घाटा हो जाएगा। अगर आज पैसा मिलता तो मुझे मिलता 90,000 रुपीज का, मिलेगा मुझे कम मिलेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि बैंक आपको कंपनसेट करता है जो आपको लॉस हुआ, पर उसके लिए आपको उसके साथ करना पड़ता है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो उस केस में जो भी बैंक की कंपनसेशन पॉलिसी होगी वो अप्लीकेबल होगी। ठीक है, ये नहीं कि आप सीधे मांग लोगे, ना 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 ना, ये डिपेंड करता है, ये फिडा ही कह रही है। अब अगला देखो जरा ध्यान से, बड़ा प्यारा सा पॉइंट लिखा है। अगर, अच्छा मुझे बताओ बेनिफिशियरी कौन है, अभी मैंने पीछे बताया, बताइए टू ऑल ऑफ यू, हु आर गोइंग टू बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी कौन है, बताओ जल्दी से फास्ट करके, बेनिफिशियरी कौन है। देखिए किसको याद हुआ, मैंने पीछे इसलिए चार्ट बताई है। हु गोइंग टू बी बेनिफिशियरी, सिंपल, जो आपको सामान बेच रहा है, जो आपको सामान बेच रहा है। देखिए जी, ये देखिए जी लिखा हुआ है जी, ये देखिए जी कैसे गलती कर दी है जनार्दन रेड्डी जी, जिन्होंने नहीं पढ़ा मॉडल है उनको दिक्कत हो रही होगी, कोई दिक्कत नहीं, वो समझ लेंगे। ये देखिए यही है बेनिफिशियरी, ये देखिए लिखा हुआ है, ये होता है अप्लीकेंट। अब मुझे बताओ कौन है जिनसे गलती हुई है, यही तो है बेनिफिशियरी, यानी कि सेलर, यानी कि एक्सपोर्टर, बायर और इंपोर्टर कौन होगा उसको हम लोग अप्लीकेंट ही कहते हैं, सिंपल है जी। हु विल रिसीव द पेमेंट, क्लियर, जो सामान भेज रहा है। अरविंद जी क्लियर हो गया, अरविंद ने क्लियर कर लिया, रेड्डी सर क्लियर हो गया है ना, तिवारी जी क्लियर हो गई, ठीक है। अब गलती मत करना, रट लो माइंड में, ये पढ़ोगे आप चैप्टर नंबर 4 में। तो कहता है कि भाई अगर बेनिफिशियरी ने रिप्लाई नहीं किया, अगर बेनिफिशियरी रिप्लाई नहीं करेगा, इफ द बेनिफिशियरी नाइदर रिप्लाई विद इन 5 वर्किंग डे में, या उसने फंड को रिटर्न भी नहीं किया, तो नियम ये कहता है बैंक विल कन्वर्ट द रिमिटेड इनटू लोकल करेंसी एज पर द रूल। अगर पार्टी पेमेंट नहीं कर रही है, रिप्लाई नहीं कर रही है, ठीक है ना, फंड रिटर्न कर रही, कभी कभी ऐसा भी होता है कि यार आपने जो सामान मुझे बेचा वो पसंद नहीं आया, वो सही नहीं है, उसमें गलती है, तो बैंक ये कहता है कि जैसे ही 5 दिन होगा उसके बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। दूसरा, ये मैंने ऊपर बताया आप लोगों को, अगर कोई फंड जैसे ही या तो मैंने ओपन कराया होगा एसबीआई ने, दैट इज नोन एज द वोस्टो अकाउंट, ये आपने मेरे पास कराया होगा, दैट इज कॉल्ड नोस्टो अकाउंट, यही तो होता है ना। तो नियम ये कहता है कि आपस में फंड बहुत जल्दी हो जाने चाहिए ट्रांसफर, यानी आज मेरे नोस्टो में पैसा आया, विद इन 2 डेज में मुझको वापस कर देना है पैसा जिसको मुझको देना है। तो यानी कि जो ट्रांसफर ऑफ फंड है बिटवीन वोस्टो अकाउंट, ये विद इन 2 बैंकिंग डेज में हो जाना चाहिए। जिस बैंक ने रिमिट किया है वो फॉर्म A3 भरता है और वहां पर विद इन 5 डेज में फॉर्म AD भरेगा और पैसा भेज देगा 2 दिन के अंदर में। अगर 5 दिन से डिले हो गया तो आपको लगती है पेनाल्टी 1000 रुपीज की पर डे के हिसाब से, जो होती है पेनाल्टी कितनी, 10,000 रुपीज पर इंस्टेंस। देखिए इतने फड़ई के रूल हैं, कॉन्सेप्ट। अगर मान लो कोई आपके पास ट्रेवलर चेक आई, कोई करेंसी नोट आया, तो आप कन्वर्ट करेंगे ना, तो क्या अप्लाई करेंगे, टी ट्रेवलर चेक बाइंग रेट अप्लाई करेंगे, या जो करेंसी बाइंग रेट होगा वो अप्लाई करेंगे। पैसा आ रहा है इंडिया में, हमेशा आंख मूंद के अप्लाई करेंगे क्या, विच इज कॉल्ड बाइंग रेट। पैसा जा रहा है, आंख मूंद के क्या करेंगे, टीटी सेलिंग रेट अप्लाई करेंगे, या फ्यूचर में होगा तो वो बिल फॉरवर्ड सेलिंग रेट होगा। जहां भी लिखा हो फॉरवर्ड, जहां भी लिखा हो बिल, मतलब ये पेमेंट हो रही है फ्यूचर में। और अगर हमने कोई ट्रेवलर चेक को सेल किया है तो उल्टा होगा, पैसा जा रहा है इंडिया से, विच इज कॉल्ड टीसी ट्रेवलर चेक सेलिंग रेट होगा, या करेंसी नोट सेलिंग रेट होगा, मतलब सेलिनिटी होगा, कहने की बात कह रहे हैं। ये हमारा रूल नंबर 4 हो गया।
चलिए जी अगला देखते हैं, ये मजेदार है, इसको याद रखना टोल। अभी हमने 4 रूल पढ़े ना, वो 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जो है वो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट लेकिन है ठीक है। फेडाई का रूल नंबर 5 क्या कहता है जरा समझिए, ये रिलेटेड है आपको कॉन्टेक्ट से। अब एक बार आप प्यारा सा टर्म मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं सभी लोगों को, कुछ बैंकर हैं जो पहली बार सेशन देख रहे होंगे। यार 2 टर्म होते हैं, 2 टर्म लिखे रहते हैं। क्या लिखा रहता है? 2 टर्म लिखे रहते हैं। एक लिखा रहता है रिटायरमेंट और एक लिखा रहता है कैंसलेशन। कभी कभी इस 2 टर्म हम समझ नहीं पाते, कंफ्यूज कर जाते हैं। आज के बाद कभी गलती नहीं करोगे आप। मैं इंपोर्टर हूं, इंडिया में मेरे पास सामान आया, अब मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है कि मुझे पेमेंट करनी है, उसे कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट बिल। मैं अपने बैंक को कहूंगा, मेरा बैंक मेरे अकाउंट से करेगा डेबिट और कर देगा फॉरेन में पेमेंट, राम राम खुश रहो। अब मान लो अगर मैंने टाइम पर पेमेंट नहीं किया, यही तो ब्यूटी है एलसी की, यही तो ब्यूटी है एलसी की, तो मेरे बैंक ने तो इशू किया होगा एलसी, इशू बैंक, मैं इंपोर्टर हूं तो याद करिए। तो अगर आपने टाइम पर पैसा नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है, मैं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं गारंटर बना हूं फॉरेन एक्सपोर्टर के लिए, तो मैं क्या करूंगा, अगर पेमेंट नहीं हुई है तो, नो पेमेंट हुई है तो सीधे मैं क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा फॉरेन करेंसी लायबिलिटी को और पे कर दूंगा रुपीस में, काम खत्म और पैसा हजम। कुणाल सिंपल, फ्यूचर के लिए ही होता है बिल बाइंग और बिल सेलिंग। पैसा आ रहा है तो बिल बाइंग, पैसा जा रहा है तो बिल सेलिंग। ओके जी कुणाल जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक बेसिक पॉइंट है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, सिंपल सा कि व्हाट इज रिटायरमेंट ऑफ बिल क्या कहते हैं। कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, जो आप, नहीं कॉन्ट्रैक्ट कौन होगा, एक पार्टी होगी एक्सपोर्टर और एक पार्टी होगी इंपोर्टर, एक पार्टी होगी एक्सपोर्टर, एक पार्टी होगी इंपोर्टर, दोनों में आपस में हो गया कॉन्ट्रैक्ट कि ठीक है मैं आपको इतना सामान बेचूंगा, मैं आपको इतना सामान खरीदूंगा। तो जो भी इसमें अमाउंट होगा वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि एलसी का क्या अमाउंट होना चाहिए, और समय भी मेंशन होना चाहिए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कितने समय के लिए। दूसरा, उसमें एक ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन पीरियड ऑफ फॉर डिलीवरी मस्ट बी, यानी आपकी डिलीवरी, जब भी मैंने पीछे क्या बोला कि जो नॉर्मल एनटीपी होता है वो होता है 25 डेज, दैट मीन्स यानी जो डिलीवरी है वो 1 महीने के अंदर हो जानी चाहिए। ऐसे नहीं आप 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में कर रहे हैं। अगर इंपोर्टर ने बिल पेमेंट नहीं किया तो बैंक पेमेंट करेगी, यस बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। सही तो लिखा है पटेल साहब, पारिक जी ने बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, आसान शब्दों में, अगर मान लो कहा गया है कि यार 31 तारीख को पेमेंट होगी, यानी 31 तारीख, मान लो 31 मार्च को पेमेंट होनी है, ये फिक्स डेट हो गया, 31 मार्च को पेमेंट करना है भाई, फिक्स डे हो गया। और अगर कोई डेट फिक्स कर दिया गया और यहां हो गया ये संडे, भाई साहब ये हो गया संडे, तो फिर ये कहती है कि जो भी हॉलिडे हो के पहले का, यानी जो भी लास्ट वर्किंग डे होगा बिफोर हॉलिडे, उस दिन आप डिलीवरी कर दीजिए। अब आप मुझे बताओ कमेंट करके, अगर 31 मार्च को संडे है तो मुझे बताइए डिलीवरी डेट जो होगी वो क्या होगी, डिलीवरी डे जो होगी वो क्या होगी, बताइए टू ऑल ऑफ यू फास्ट। बताओ, मजेदार है ये, बहुत ट्रिकी है पॉइंट। संडे को छुट्टी है, हाँ 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 हाँ, गलती कर दी इरफू जी। अप्रैल कैसे, पहले आओ, पहले आओ, पहले आइए ना। 31 मार्च यानी 30 मार्च क्या होगा, 30 मार्च क्या होगा, 30 मार्च होगा सर सैटरडे होगा, 30 मार्च तो सैटरडे होगा ना। 29 मार्च क्या होगा, 29 मार्च आपका फ्राइडे होगा, कर दो भाई 29 मार्च को पेमेंट। क्या कह रहा है कि लास्ट वर्किंग डे, देखो जब भी बात फॉरेक्स की होगी तो मंडे टू फ्राइडे ध्यान देना है,
जब भी बात होगी डॉक्यूमेंटेशन की तो आप उसमें काउंट करेंगे सैटरडे को नाल। यहां बात हो रही पेमेंट को लेकर, तो क्या होगा, मंडे टू फ्राइडे काउंट करेंगे। यानी कि लास्ट वर्किंग डे हमारा क्या होगा, हॉलीडे। तो कहता है कि उससे एक दिन पहले, उसके उसके जो पहले का दिन होगा वर्किंग डेज, उसमें आप कर दीजिए। ठीक है। अगर मान लो हॉलीडे अचानक आ गया, पहले से नहीं पता था, अचानक आज हॉलीडे आ गई, अचानक आज हॉलीडे आ गया, तो कहता है उस केस में जो डिलीवरी है उसको कर दीजिए अगले वक्त। हाँ, ये देखो कहानी में ट्विस्ट। अब करिए 1 अप्रैल को, अब करिए 1 अप्रैल को, देखा। यानी अगर हॉलिडे आपका सडनली डिक्लेयर कर दिया जाए, क्या पता यूक्रेन और अमेरिका में हमला हो गया, तो कहता है कि जो भी अगला वर्किंग डे होगा उसमें शिफ्ट हो जाएगा। बड़ा कहानी में ट्विस्ट है, ये देखिए। चलो अगला क्या कहते हैं। अगर बैंक ने कोई भी बिल को खरीदा है, कोई भी बिल को डिस्काउंट किया है, कोई बिल को नेगोशिएट किया है, इट गिव्स द एक्सपोर्टर पेमेंट इन रुपीज बिफोर रिसीविंग द मनी फ्रॉम द फॉरेन बायर। ये तो वही चीज कह रहा है कि मैं एक एक्सपोर्टर हूं और मैंने अपने बैंक को कहा कि यार देखो पार्टी मुझे पैसा देगी नवंबर में, आप मुझे पैसा पहले दे दो। तो मेरा बैंक कहता है हाँ राजीव सर आप एक्सपोर्टर हो, आपका बिजनेस रुकने नहीं देंगे, हम बाद में पैसा ले लेंगे इंपोर्टर से, जब वो पैसा हमको देगा तो उस केस में बैंक हमको पैसा दे देगा। अप्लाई करेगा क्या, बिल माइग्रेट अप्लाई कर देगा। वही तो कह रहा 5वां पॉइंट। यस बिल्कुल पारिक जी, बिल्कुल सही, क्या बात है। अगर कोई कलेक्शन डॉक्यूमेंट है कि डॉक्यूमेंट लीजिए, ये लीजिए पेमेंट एट साइट है, ये एलसी और मुझे पेमेंट कर दीजिए, उस केस में याद रखना जो डिलीवरी डेट होती है, डेट रुपीज इज पेड ऑन रियलाइजेशन, यानी उस दिन का ही रेट काउंट होगा। अगर कोई कलेक्शन डॉक्यूमेंट है कि जिस दिन आपको डॉक्यूमेंट हम देंगे उस दिन आपको हमको पैसा देना होगा, डॉक्यूमेंट लीजिए, सामान लीजिए और पैसा दीजिए, उस दिन का ही रेट हम अप्लीकेबल करेंगे, विच इज कॉल्ड ऑन रियलाइजेशन। और ये देखो मैंने पीछे लिखा, नीचे बता भी देता फिर बता दिया है। अगर कोई रिटायरमेंट है और या तो कैंसलाइजेशन होगा इंपोर्ट बिल का, तो कहता है सेम वही होगा जो डिलीवरी डेट काउंट हो गया, जब आपको पेमेंट करनी होगी इंपोर्ट का बिल है तो। इसमें कहता है ये कहता है कि ऑप्शन ऑफ डिलीवरी ये डिपेंड करता है कि बायर की क्या रिक्वायरमेंट है या सेलर की क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे डिलीवरी आप करवाना चाहते हो। हाँ कभी कभी क्या होता है, राउंड ऑफ करना होता है, राउंड ऑफ मर्चेंट ट्रांजेक्शन रेट नियरेस्ट टू रुपीज और एक्चुअल पैसे। जैसे कभी कभी ऐसे लिखा हुआ है कि 42.25 और 4 और 8 का रेट आया है, तो फिर ये कहती है अगर आपको पहले से उसमें है, इसको आप 42.2500 भी कर सकते हो, आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, जो भी एज पर बैंक पॉलिसी होगी। ठीक है, ये आपका रूल नंबर 5 भी हो गया, मजा आ गया। चलिए जी एक और देखते हैं। अब ये देखो रूल नंबर 6 है, ये भी बड़ा मजेदार है। ये क्या है कि अर्ली डिलीवरी का क्या कॉन्सेप्ट है, एक्सटेंशन का क्या। अच्छा एक और मैं आपको एडवाइस देता हूं सभी बैंकरों को जो सेशन देख रहे हैं, एक बार मत सोचना है कि आप 8 रूल याद कर लोगे, नहीं पॉसिबल है। क्या करिएगा, इस पूरे एक क्लास को मैंने सारे रूल आपको बता दिया हूं, बता रहा हूं, आप डेली एक रूल याद करिएगा कि आज संडे है, आज एक रूल पढ़ते हैं। उससे क्या होगा कि आपको सारे रूल माइंड में याद हो जाएंगे, है ना। हाँ में तो होता है बिल्कुल। पहले अगर हो गया तो बैंक को पेमेंट करनी पड़ती है रिटन डेस्क को, कि बैंक में चार्ज ले लेते हैं। अगर डिले करोगे पीछे पड़ रहा था ना, कंपनसेशन आपको करना होता है, क्योंकि हर एक चीज का डिफरेंस आएगा अमाउंट पर, इसलिए। जैसे आपने कहा राजीव सर आप मुझे जुलाई में दीजिएगा 1 लाख रुपए, मैंने कहा ठीक है, और मैंने दे दिया आपको अगस्त में, तो बताइए जरा सोचिए, 1 महीने बाद मैंने आपको पैसा दिया तो उसका असर हुआ कि नहीं आपके ऊपर। क्या पता आपने उस 1 लाख रुपए को निवेश कर दिया हो तो कुछ आपको इंटरेस्ट मिल जाता, अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाता। वही तो ग्लोबल ट्रेड में भी होता है, सारा खेल यहाँ पे करेंसी डॉलर रुपीस का है, यहाँ तो मिनटों में बदल जाती है कहानी। ठीक है,
ओके 1-2 कुछ इसमें बस है, बहुत कुछ नहीं। चलिए अब अगला देखते हैं। ज़ुल्मस्किस क्या कहता है। बैंक के पास पूरे पावर है, बैंक के पास पूरे पावर होता है कि वो डिलीवरी पहले भी कर सकती है, अलाउ कर सकती है, और आपको एक्सटेंशन भी दे सकती है। ये बैंक के पास पावर होती है, यानी कि बेसिकली आपको पार्टी के पास पावर नहीं है, जो बैंक है, जो बैंक इसमें डील करती है उसके पास पावर होती है, क्योंकि करेंसी को खरीदना बेचना बैंक की जिम्मेदारी होती है। जो कस्टमर है, मे बी इंपोर्टर कस्टमर है, मे बी एक्सपोर्टर कस्टमर है, मे बी बायर कस्टमर है, मे बी सेलर कस्टमर है, वो रिक्वेस्ट कर सकता है एक्सटेंशन के लिए, कैंसिलेशन के लिए बिफोर मैच्योरिटी डेट। याद रखना, इसके न्यूमेरिकल मैं कराऊं आप लोगों को, मैंने कराऊंगा फिर से इस साइकिल के लिए भी। बड़े धांसू न्यूमेरिकल इस पे आती हैं। जब भी कोई डील कैंसिल होगी तो क्या कैसे सॉल्व करोगे, बड़े इस पे धांसू क्वेश्चन केस स्टडी आती है, ये मैं कराऊंगा आप लोगों को न्यूमेरिकल वाले क्लास में। अगर आप एक्सटेंशन करना चाहते हैं, यानी आपका टाइम था कि आपको 31 मार्च तक पेमेंट कर देनी थी, है ना, और आपने कहा नहीं मुझे एक्सटेंशन दे दीजिए 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, तो कहता है कैंसिलेशन, इसको कहते हैं कैंसिलेशन प्लस रीबुकिंग, ये साथ साथ होगा। उस केस में अगर कोई प्रॉफिट लॉस होगा तो ये कस्टमर के ऊपर देना होगा। यानी मान लो आपने एक्सटेंशन किया कि नहीं सर हम अप्रैल में देना चाहते हैं पेमेंट, या मुझे अप्रैल में देना होगा सामान डिलीवरी, तो उस केस में जो दूसरी पार्टी है ना, याद रखिएगा, कैंसिल भी कर सकती है और रीबुक भी कर सकती है। तो अगर कैंसिलेशन हुआ उस केस में चीजें बदल जाएंगी। तो चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, बियर करता है कौन, कस्टमर, जिसने ये ऑथराइज किया है। बड़ा अच्छी केस स्टडी आती है इसमें न्यूमेरिकल। दूसरा कहता है अगर मान लो डील कैंसिल कर दी गई, नहीं यार आपने मुझे धोखा दे दिया, आपको देना था 31 मार्च को, हम नहीं करेंगे, अब आपको सामान हम नहीं डिलीवर करेंगे, डील कैंसिल हो गई। तो अगर डील कैंसिल हो गई उस केस में याद रखना जो रिकवरी होगी, मतलब आपने जब बुक किया क्या पता तब रेट कितना था, तब रेट था आपका 55.51, और अभी जब आप कैंसिल करने आए हैं तो रेट कितना है 55.55 है। तो हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस होगा वो अप्लाई कर देंगे। बैंक कभी घाटा नहीं झेलता है। और जो लॉस आपको हुआ, लॉस 2-4 लाख का तो होता है, लॉस करोड़ों का होता है, तो लॉस में बी परमिटेड, आप उस लॉस को इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। एज पर बैंक पॉलिसी ड्यू मस्ट बी क्लियर बिफोर द मैच्योरिटी। ठीक है, यानी आप दो पार्टी हैं, जिसने भी डील कैंसिल करवाई, जिसके कारण कैंसिल हुई, तो कैंसिल जो रीजन होगा वो बियर करता है, चाहे बायर हो चाहे सेलर हो। अब अगर जरा समझना, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन होता है, टीटी सेलिंग रेट होगा, और अगर हमेशा उल्टा याद रखना, हमेशा उल्टा होगा। अगर मान लो कोई एक्सपोर्ट का डील है, जरा समझिएगा, कोई एक्सपोर्ट का डील हो रही है और हमने आपके साथ कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, आप मुझे सामान दोगे, मतलब आप मुझे पेमेंट करोगे, मैं आपको सामान दूंगा। अगर कोई भी बाई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल डील हुई है तो हमेशा उल्टा होगा, याद रखना। तो किसमें कैंसिलेशन होगी, टीटी सेलिंग रेट पे कैंसिलेशन होगी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगर कोई सेल डीड हुई है, अगर कोई सेल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन हुआ है तो क्या होगा, टीटी बाइंग रेट पर होगी। मतलब जरा समझिए, अगर एक्सपोर्ट वाला कोई केस आ रहा है तो मैंने बुक कराया होगा फॉरवर्ड बाइंग रेट पर, बिल बाइंग रेट पर। अगर मैं करता हूं कैंसिल तो क्या चार्ज होगा, बाइंग रेट अप्लाई का उल्टा क्या होगा, सेलिंग रेट अप्लाई होगा, बैंक कह रहा है। और अगर मान लो कोई इंपोर्टर ने कैंसिल किया, तो इंपोर्टर का बेसिकली किस पर रेट होता है, सेलिंग पर होता है, उसका उल्टा क्या होगा, बाइंग रेट अप्लाई होगा। ये पॉइंट याद रखना, इसमें न्यूमेरिकल आती है। सेल कॉन्ट्रैक्ट है तो बाइंग, और बाई है तो सेल करेंगे। इफ कैंसिल बिफोर मैच्योरिटी, अगर मैच्योरिटी के पहले ही कैंसिल कर दी गई है तो उस केस में टीटी बाइंग या टीटी सेलिंग रेट दोनों में से जो अप्लाई होगा इस पर क्वेश्चन वो अप्लाई करेंगे। इंपोर्टर है तो सेलिंग, एक्सपोर्टर है तो बाइंग अप्लाई करेंगे। इफ नॉट कैंसल बाय मैच्योरिटी डेट, समय पूरा हो गया, ना पेमेंट हुआ
ना कैंसिल हुआ, तो बैंक कहता है कि बैंक ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देगा ऑन थर्ड डे ऑफ द मैच्योरिटी। यानी आपने कहा राजीव सर 31 तारीख को पैसा देना, हम आपको दे देंगे मोबाइल फोन। आप ना 1 तारीख को आए, ना 2 अप्रैल को आए, 3 तारीख को हम ऑटोमेटिकली आपके फोन को दूसरे को बेच देंगे। बैंक ऑटो कैंसिल कर देगा तीसरे दिन आफ्टर मैच्योरिटी। और लॉस कैसे हम झेलेंगे? आपसे झेलेंगे। लॉस रिकवर करेगा आपसे। ये प्रॉफिट पास कस्टमर के पास नहीं झेलेंगे, लॉस हम आपसे झेलेंगे। यानी मेरे पास ये मोबाइल फोन, ये था मेरे पास कैलकुलेटर, आपने कहा कि मुझसे खरीदेंगे, मैंने कहा ठीक है सर, मैं ओके, मैं तैयार हूं बेचने के लिए। और आपने कहा 31 मार्च को हम आएंगे आपको बेचने खरीदने आपसे, आप नहीं है। तो 1, 2 और 3 तारीख को मैं ये इसको बेच दूंगा दूसरे को, और मैंने इसको होल्ड किया, मुझे लॉस भी हो सकता है, मुझे कम में बेचना पड़ेगा, तो जो लॉस होगा वो आप मुझे देंगे। यू आर द कस्टमर। हाँ, अगर इसका दाम बढ़ गया तो मुझे प्रॉफिट हो गया होगा, तो ये मैं आपको नहीं दूंगा। हाँ बिल्कुल, मैंने कराई भी है। अगर आप पिछले जून वाला साइकिल को देख रहे हैं तो मैंने उसमें कराई भी है, अच्छी केस स्टडी, न्यूमेरिकल केस स्टडी आती है, 5 मास की केस स्टडी आती है। और कहता है अगर कैंसिलेशन हुआ है, रीजन इज बियॉन्ड क्लाइंट कंट्रोल, मेरे हाथ में नहीं था सर, युद्ध छिड़ गया अमेरिका ईरान का, तो उस केस में द बैंक में पास प्रॉफिट टू द कस्टमर इवन इफ कैंसिल आफ्टर मैच्योरिटी एज पर इंटरनल पॉलिसी। ये बड़े रूल्स हैं, इस रूल का काम देगा आपको किसमें? केस स्टडी में। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए। यस, थर्ड डे आफ्टर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के तीसरे दिन, हमेशा वर्किंग डेज में काउंट होता है अमित जी। चलिए, अब 7वां रूल क्या है? ये बहुत बेसिक सी रूल है। जैसे मान लो इंडिया में कौन होगा? कहते हैं कि कॉमन इंटरमीडिएट कौन होते हैं? ब्रोकर्स होते हैं जो करेंसी खरीदते हैं बेचते हैं, या मल्टी बैंक पोर्टल्स होते हैं, आज सारा काम तो पोर्टल पर हो रहा जा रहा, या इलेक्ट्रॉनिकली ऑर्डर मैचिंग सिस्टम्स होती हैं, ये भी पोर्टल्स होती हैं। आप डॉलर पुट करो, रुपीस खरीद लीजिए सर। दीज मस्ट बी, इनको फिडाई लाइसेंस देती है, इनको फिडाई लाइसेंस देती है। फॉर एमबीबी और ईओएम अगर हम बात करते हैं तो आरबीआई ऑथोराइज करता है, इस मैंडेटरी है। यानी अगर आप चाहे पोर्टल पे आते हैं या इंडिया में कोई एक्सचेंज पे करते हैं ब्रोकर, तो उसके लिए आपको आरबीआई ऑथोराइज करती है। फिडाई आपको लाइसेंस देगी, बट ऑथोराइजेशन कौन देगा? आरबीआई। ऑल बिजनेस इंटरमीडिएरी मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल, उसको हम लोग कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। फिडाई कंडक्ट पीरियोडिक रिव्यू ऑफ इंटरमीडिएरी एंड एनी वायलेशन काउंटर एक्शन टू बी कोड मस्ट बी रिपोर्टेड टू द फिडाई। आपने उल्लंघन किया, आपने क्लाइंट को चीट किया, तो फिडाई आपको पेनाल्टी लगाती है। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो आपस में, कोई कन्फर्मेशन हो, मस्ट इंक्लूड द क्लॉज, जिसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट टू रूल एंड रेगुलेशन। नहीं आता नीचे कि इस बात की सभी घटनाएं काल्पनिक है, नीचे स्टार मार्क, कोई डील हो रही है नीचे स्टार मार्क, तो यहां भी स्टार मार्क है फिडाई का, कि फिडाई के रूल के तहत ही आपका सारा बिजनेस होता है। कभी कभी कुछ ऐसे रूल्स भी आते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स होके जाते हैं। एंड द लास्ट वन, लास्ट वाला भी मजेदार है। ये क्या कहता है? इंटर बैंक पेमेंट और सेटलमेंट को लेकर क्या रूल और रेगुलेशंस है। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि बैंक मस्ट ट्रैक डिलीवरी ऑफ फंड इन इंटर बैंक सेटलमेंट। कोई उसमें डिस्क्रिपेंसी होती है तो नोट करेगा, फॉलोअप लेगा अलग से, ये बैंक की जिम्मेदारी होती है। अब जरा दूसरा देखना, थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है। अगर मान लो डिलीवरी में इंटरेस्ट डिले हो गई, मैंने क्या बोला? 31 मार्च को पेमेंट कर देनी थी आपको और आप नहीं किया, डिलीवरी हुई डिले, या आपने सामान जो है वो डिलीवरी डिले किया। तो हर एक कंट्री में अपना अपना एक रेट होता है। जैसे हमारे यहाँ पे है मिबोर, तो कहते हैं कि जो भी बेंचमार्क होगा करेंसी आपकी कंट्री में, जैसे इंडिया में है तो क्या हो गया? मिबोर हो गया रुपीस में।
अगर डॉलर की बात करते हैं तो क्या हो गया, सिटी बैंक बेस रेट हो गया वहां का, उसमें 2% ऐड कर दीजिए। जैसे नहीं इंडिया में मिबो प्लस 2%, मान लीजिए मिबो अभी चल रहा है 5%, तो 5 + 2 बराबर कितना हो गया, बैंक आपसे इतना चार्ज लेगा 7%। अगर स्विट्जरलैंड की बात करते हैं तो वहां पर CHF चलता है, उसका वहां का जो बेस रेट होगा वो चलेगा। यूरो ECB मार्जिनल लर्निंग रेट डिक्लेयर करता है। कैड बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया बेस रेट, या जापानीज में है तो बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिशी बेस रेट। तो उनके जो भी उस कंट्री के बेस रेट होंगे उसमें 2% ऐड कर दीजिए, उतना आपको देना होगा इंटरेस्ट फॉर डिलीवरी डिले का। बैंक अगर कोई वायलेशन होता है एक्सेप्टेंस इज द बायर्स बैंक डिक्लेरेशन, ये डिपेंड करता है कि जो बायर्स का बैंक होगा वो मानेगा कि नहीं मानेगा। अगर कोई वायलेशन होती है तो कभी कभी होता है वायलेशन को हम वेव ऑफ भी करते हैं, कुछ ऐसे भी क्लॉजेस होते हैं ग्लोबल ट्रेड्स में। बट जो भी अगर कुछ ऐसा होता है तो कहता है कि उसको विद इन 2 वर्किंग डेज में आपको उसको सेटल डाउन कर देना है। अगला क्या है, अगर कोई एक्सपोर्टर है या कोई इंपोर्टर है, मस्ट बी सबमिट द क्लेम टू द बैंक विद इन 15 डेज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू डेट। अगर मान लो 31 मार्च तक आपको पेमेंट देना था या लेना था, तो 2 वीक का आपके पास टाइम है, 2 वीक के अंदर में आप क्लेम कर दीजिए, नहीं तो फिर क्लेम एक्सेप्टेड नहीं होगा। यानी आप क्लेम किसके पास जाते हैं, बैंक के पास, कि सर पेमेंट आ गई अब मुझे पेमेंट कर दीजिए आप। तो कोई भी एक्सपोर्टर और इंपोर्टर मस्ट सबमिट द क्लेम टू द बैंक विद इन 15 डेज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू डेट। और आफ्टर 15 डेज क्या होगा, आपका क्लेम एंटरटेन नहीं करेंगे, जाइए खत्म। तो जैसे नहीं बीमा होता है कि भाई हेल्थ पॉलिसी आपने लेनी है, आपको हॉस्पिटलाइज आप हुए हैं, 1 वीक का टाइम है, क्लेम सेटलमेंट डाल दो, तो क्लेम नहीं करेगा आपको इंश्योरेंस वाली कंपनी। यहां भी यही होता है, अगर कोई क्लेम का कॉज है तो उस क्लेम के लिए आपको टाइम है आपके पास 2 वीक का, उसके बाद हम क्लेम का डील नहीं करेंगे। अंडर अनड्यू एनरिचमेंट ऑफ फंड मे बी एक्सेस फंड मस्ट बी रिटर्न विद द इंटरेस्ट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट या फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सचेंज रेट, कभी कभी अगर एक्स्ट्रा पैसा भी आ गया, उस केस में जो एक्सेस है वो क्लाइंट को रिटर्न कर दीजिए, ये होता है। ऑल बैंक मस्ट बी रजिस्टर। अब इंडिया वर्ल्ड में कहीं भी, जैसे फिटाई का रूल कहता है इंडिया में कि इंडिया में कंपनीज को कहते हैं CCIL, जो बेसिकली गवर्नमेंट एंटिटी है, जो सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को डील करती है। जैसे आपके बैंक में रेपो रिवर्स रेपो वाला भी जो होगा इसी से होता है। तो कहता है ऑल बैंक मस्ट बी रजिस्टर विथ CCIL, यानी कि क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास उसको रजिस्टर होना मैंडेटरी है। अगर कोई ड्यू डेट हॉलिडे में आ गया, ओ भाई गॉड, तो कहता है सेटलमेंट, ये तो पीछे हमने पढ़ा है ना, सेटलमेंट इज डन ऑन द प्रीसीडिंग वर्किंग डेज में होगा, ये तो पीछे पढ़ा है हमने। और ये अगर कहता है अगर सैटरडे और संडे और ड्यू डेट अगर संडे सडनली डिक्लेयर हॉलिडे हो गया, तो जो अगला, ये तो पीछे पढ़ा हमने भी, उसी को रिपीट कर दिया। तो यहाँ पर 31 मार्च छुट्टी हो गई, तो सीधे अगर मान लो 31 मार्च जो हमारी छुट्टी है संडे हो गई, तो जो फ्राइडे हो गया उस दिन सेटलमेंट होगा, अगर ड्यू डेट पहले से ही पता है तो। अगर पता नहीं है तो क्या होगा, सीधे जो अगला वर्किंग डेज होगा मंडे, उस दिन डिक्लेयर कर दीजिए। पता है तो बैक, नहीं पता है तो आगे कर दीजिए। अमित जी क्लियर हो गया, आपने बहुत देर से लिखे हुए हैं 3rd वर्किंग डे, वो तो ऑलरेडी मैंने बता दिया ना। नाउ मुझे बताओ कैसा लगा आप लोगों को आज का सेशन। ये सेशन काम का था आप लोगों के लिए, टू ऑल ऑफ यू। मुझे बताओ टू ऑल ऑफ यू, ये सेशन काम का था सभी लोगों को। एक ही क्लास के सारे फिडाई के रूल, ये जरूरी था आप लोगों को हेल्प करेगा। ये सारे रूल मैंने एक जगह डाल दिया, आप लोगों को हेल्प करेगा टू ऑल ऑफ यू। इसमें याद रखना जितने भी आपके रूल नंबर 1 2 3 4 है ना, यहां से थ्योरी भी जनरेट होता है, लेकिन जो बाकी के हैं ना वहां से आपको हेल्प मिलेगी केस स्टडी में, न्यूमेरिकल्स में। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको वो इजी पॉइंट में मैं समझा दूं, बट मेरा एडवाइस सभी लोगों को होगा, प्लीज डू वन थिंग टू ऑल ऑफ यू, कि इस रूल को एक दिन में मत पढ़िएगा। अभी एग्जाम दिसंबर में, जुलाई चल रहा है,
आराम से एक एक रूल दिन में एक बार में पढ़िएगा, है ना। और जितने भी हमारे बैंक है जिन्होंने भी मॉडल ए नहीं किया है, पैनिक मत होना सर। अभी आप मॉडल ए अगर आपके अकाउंट में है, रिकॉर्ड देख लीजिएगा, नहीं तो मैं कराऊंगा बाद में लिवाइट, क्योंकि मुझे लगता है कि जिन्होंने जर्नी स्टार्ट की होगी फाउंडेशन बैच 2.0 थे, उन्होंने मॉडल ए नहीं किया होगा। स्वाति जी क्लियर हुआ कुछ आपको सभी लोगों को? हाँ, रिवीजन तो रिक्वायरमेंट है ना। और देखो जैसे बहुत सारी चीजें मैंने करा दी, वो याद हो गया होगा सभी लोगों को। तो जाने से पहले एक सभी को मेरा रिक्वेस्ट होगा, जो ऐप पे देख रहे हैं क्लासेस, इस क्लास को, आप किनारे एक बटन होगा थम्स अप का, रेटिंग वाली बटन, उसमें जाके मेंशन करिएगा अपना नाम कि आपको ये एक्स्ट्रा सेशन कैसा लगा, फिडाई की रूल। ऐसे में मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बहुत सारे सेशन लेके आऊंगा कि 1 क्लास और 1 टॉपिक एंड, जैसे एक टॉपिक हो और पूरा फॉरेक्स खत्म, एक टॉपिक हो पूरा डेरिवेटिव खत्म। इस पर मैं कुछ प्लान कर रहा हूं दिसंबर साइकिल के लिए, ठीक है ईच एंड एवरीवन। सो थैंक यू वेरी मच। और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो इसको आप जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और साथ में अगर इस सेशन प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो जरूर इसे आप सब्सक्राइब करके सेशन को लाइक जरूर करिएगा। तो सभी लोगों को थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए एक ही बात कहूँगा, लोड नहीं लेना है, आराम से माहौल बना के पढ़िए। BFM हार्ड नहीं है, हम इसे कह के हार्ड कर दिए हैं, बस ये मांगता है ओनली प्रैक्टिस, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इवनिंग की क्लास तो होगी नहीं, ये तो एक्स्ट्रा सेशन था सर, ये तो एक्स्ट्रा सेशन इवनिंग की क्लास तो होगी है, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।